हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट्स हेल्प कॉर्नर। आज हम डिस्कस करेंगे BSOE 141 नगरीय समाजशास्त्र। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी दिसंबर 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। पॉइंट कौन कौन से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता हो कि हमारी बुक में कौन कौन से क्या क्या हमें दिया गया है तो हमें पेपर करना आसान हो जाता है, चाहे हम थोड़ा ही पढ़ें। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा नगर की परिभाषा। नगरीय समाजशास्त्र है तो हमें यह समझना जरूरी है कि नगर क्या है। नगरीय समाजशास्त्र की मूल उत्पत्ति और विकास, नगरों का सामाजिक पृथक्करण, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, प्रवासन और नगरीय व्यवस्थाओं की प्रकृति, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और अच्छे से पढ़ के अगर हम जाएं तो हम एक अच्छा एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। हमें टॉपिक्स क्लियर होंगे तो हम आगे अपने आप लिख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे नगर से। तो नगर एक बड़ी मानव बस्ती है जहाँ ज़्यादा आबादी होती है। लोग मुख्य रूप से गैर कृषि कामों में लगे होते हैं और यहाँ स्कूल, अस्पताल, बाजार जैसी कई सुविधाएं और संस्थाएं होती है। यह गांव से बड़ा लेकिन शहर से छोटा होता है, जहाँ जीवन शैली आधुनिक और व्यस्त होती है और रिश्ते औपचारिक होते हैं, जिसकी एक निश्चित परिभाषा जनगणना के आधार पर तय की जाती है। तो यहाँ हमें सबसे पहले नगर को समझना जरूरी है। नगर क्या है? नगर एक ऐसी जगह है जो गांव से बड़ा है और शहर से छोटा है, जहाँ पे स्कूल होगा, अस्पताल होगा, बाजार जैसी कई सुविधाएं होंगी। और ये मतलब यहाँ पे ना जीवन शैली आधुनिक और व्यस्त होती है और रिश्ते औपचारिक होते हैं। मतलब हम यहाँ पे बहुत तरह के लोग ना, अलग अलग तरह के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये है नगर। अगर आपको नगर क्लियर है तो आप अपने दिमाग से सोच के नगर की सामाजिक परिस्थितियों का भी वर्णन कर सकते हो। अब है नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ। नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति तथा संभावनाएं एक व्यापक तथा बहुआयामी विषय है। इसके अंतर्गत नगरीय जीवन के लगभग सभी पक्ष सम्मिलित है। नगर का अर्थ यह नहीं कि वहां एक सीमित क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, परंतु यह एक जटिल विविधता भी है जो यह दर्शाता है कि एक साथ रहने के बावजूद नगर के निवासी एक दूसरे से अलग होते हैं। इस मामले में आपत्तिकाल जनसामान्य तथा किसानों के समाजों को आदिकाल जनसामान्य तथा किसानों के समाजों का अस्तित्व नगरों से एकदम अलग है। इसीलिए नगरों में रहने वाले लोगों को समझने के लिए उन पद्धतियों से अलग पद्धतियां अपनाई जाती है जो गांव में रहने वाले सरल तथा एक जैसे समाजों के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है। तो नगरीय समाजशास्त्र में हमारे पास क्या आ गया कि इसमें बहुत तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग एक जगह पर रहते हैं और वहाँ पर उनसे, जैसे गांव में क्या होता है, एक ही कल्चर होता है, एक ही सबके एक ही मतलब रीति रिवाज सब कुछ एक होता है। लेकिन जो नगर है, नगरीय समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरह के लोग अपने अपने संस्कारों, अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करते हुए एक जगह पर रहते हैं। और ये एक एक तरह से आप ये देख लीजिए कि मतलब यहाँ पे जैसे आप खुद ही समझ लिए, हम सभी लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। हम लोग आपस में वो अपनी रीति रिवाजों को अपनाते हैं, हम अपने को। तो नगरीय समाजशास्त्र की मूल उत्पत्ति, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रारंभिक विचार है, 16वीं सदी की बात है। जियोवानी बोटेरो जैसे विद्वानों ने शहरों को राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं के केंद्र के रूप में देखा, जो शहरीकरण के भविष्य के अध्ययनों की नींव रखी। इन्होंने इस बात पर जो है शहरों की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं के केंद्र के रूप में देखा। और जो ये जियोवानी बोटेरो है, इन्होंने ही भविष्य के अध्ययनों की नींव रखी। समाजशास्त्र का जन्म 1830 के दशक में ऑगस्टे कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द गढ़ा, जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिससे नगरीय जीवन का अध्ययन भी एक अकादमिक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ।
अगर मूल उत्पत्ति की बात करें नगरीय समाजशास्त्र की तो वो 16वीं सदी में हुई है और जियोवानी बोटेरो और अगस्ते कॉम्टे इनके जिन्होंने इनकी नींव रखी थी। ये दो थे। नागरिकों का सामाजिक पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब अगर हम क्लियर करें तो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, जातीय या धार्मिक समूह का भौतिक रूप से अलग थलग हो जाना है, जहां अमीर और गरीब या विभिन्न समुदायों के लोग अलग अलग इलाकों में रहते हैं, जिससे अवसरों और संसाधनों तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है। और यह अक्सर झुग्गियों, नस्लियों, परिक्षेत्रों और भेदभाव के रूप में सामने आते हैं, जिससे सामाजिक खाई बढ़ती है। यह पृथक्करण, शहरीकरण, आर्थिक असमानता और ऐतिहासिक भेदभाव जैसे औपनिवेशिक नीतियों के कारण होता है और इससे गुणवत्तापूर्ण आवास, शिक्षा और रोजगार की असमानता पैदा होती है। अब नागरिकों का सामाजिक पृथक्करण क्या हो गया कि गरीब अमीर के आधार पर, जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव होता है ना लोगों में, उसके कारण सामाजिक पृथक्करण हो जाता है। लोगों में असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है। शिक्षा और रोजगार, आवास जैसी स्थितियां जो है सबकी अलग अलग हो जाती है। जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें शिक्षा को लेकर, आवास को लेकर, रोजगार को लेकर असमानता है। तो ये नागरिकों का जो सामाजिक पृथक्करण है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई तरह से आ सकता है, समझने की ज़रूरत है और पॉइंट्स इसके ज़रूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि पॉइंट्स इसमें ज़रूर आएंगे। नागरिकों का सामाजिक पृथक्करण हमने अभी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक पृथक्करण के मुख्य कारण। इसमें है आर्थिक समानता, प्रवास, ऐतिहासिक और संस्थागत भेदभाव, स्थानीय विभाजन, बढ़ती संपत्ति मूल्यों और कम आय वालों के लिए आवास की कमी से उन्हें शहर के या बाहरी अविकसित इलाकों में धकेला जाता है, जैसे मुंबई की धारावी। प्रवास, बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर आना झुग्गियों के निर्माण का कारण बनता है, जहां भीड़ भाड़ और खराब बुनियादी सुविधाएं होती है। ऐतिहासिक और संस्थागत भेदभाव, नस्लीय, जातीय, जोनिंग और भेदभावपूर्ण नीतियों ने अल्पसंख्यकों को अलग थलग किया, जिसके सूक्ष्म रूप आज भी मौजूद है। स्थानीय विभाजन, शहरों का ऐसा विकास होता है कि निम्न आय वर्ग आवश्यक सेवाओं से दूर रहने लगते हैं और जबकि उच्च वर्ग संपन्न क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। आर्थिक असमानता, प्रवास, ऐतिहासिक और संस्थागत भेदभाव, स्थानीय विभाजन। इनको बार बार पढ़ के जाइए, पॉइंट्स याद होंगे, आप लिख सकते हो। मैं ये बात बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिए तो मैं यही फॉर्मूला अपनाती हूँ कि मैं पॉइंट्स हमेशा याद रखती हूँ, उसका जो मेन है कि वो क्या है। जैसे परिभाषा किसी भी टॉपिक की, मतलब कि जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मैं सामाजिक पृथक्करण क्या है मुझे ये पता होना चाहिए। और अगर पॉइंट्स याद है मुझे तो मैं आराम से अपने 20 नंबर पक्के कर सकती हूँ। तो यही मैं सजेशन आप सभी को भी देती हूँ, पॉइंट्स ज़रूर पढ़ के जाइए, पॉइंट्स पढ़ के जाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच गहरे रिश्ते का अध्ययन है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच के गहरे रिश्ते का अध्ययन है, जो बताता है कि कैसे राजनीतिक निर्णय यानी नीतियां, कानून, सत्ता आर्थिक गतिविधियों यानी उत्पादन, वितरण, उपभोग को प्रभावित करते हैं और कैसे आर्थिक ताकतें यानी पूंजी संसाधन राजनीतिक संरचनाओं, सरकार, नीतियां को आकार देती है। यह केवल बाजार या केवल सरकार के बजाय इन दोनों के अंतर संबंध को समझता है। संसाधनों के वितरण, शक्ति के खेल और सामाजिक आर्थिक परिणामों को समझने का एक तरीका है।
जो उपनिवेशवाद से लेकर आज के वैश्वीकरण तक हर जगह प्रासंगिक है। तो इसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि राजनीतिक निर्णय क्या है, आर्थिक गतिविधियां क्या है जो प्रभावित करती हैं, और आर्थिक ताकतें क्या है, और राजनीतिक संरचनाएं क्या है। तो टॉपिक बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, ये इतनी सी, ये 4 5 6 7 जितने भी लाइंस हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप 2 बार पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया है। अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों को हमने अलग कर देना है, फिर हमने उनके बीच के गहरे रिश्ते का अध्ययन है। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु है अंतर संबंध। यह मानता है कि अर्थव्यवस्था और राजनीति अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। आर्थिक नीतियां राजनीतिक निर्णयों से बनती हैं और राजनीतिक निर्णय आर्थिक परिणामों पर असर डालते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। एडम स्मिथ जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रों का धन, वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से धन निर्माण को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा। नीतियों का प्रभाव। सरकारें टैरिफ यानी आयात शुल्क, कर यानी टैक्स, और मौद्रिक नीतियों यानी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए बाजार को नियंत्रित करती है, जैसे पड़ोसी को भिखारी बनाओ नीति, बैगर दाए नेबर पॉलिसी। ये जो मुख्य बिंदु है, इसके 3 हमने पढ़े। ये पढ़ के मतलब ज़रूर जाइए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, नीतियों का प्रभाव क्या हुआ इसमें, इसके अंतर संबंध की जो व्याख्या इसमें की गई है कि किससे ये बनते हैं। तो नेक्स्ट इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उपनिवेशवाद में भूमिका। औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया। आधुनिक प्रासंगिकता, बाजार की विफलता और असमानताएं बढ़ने पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था का महत्व फिर से बढ़ा है, जो संस्थागत एकीकरण, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पर जोर देता है। संस्थागत एकीकरण क्या हुआ? पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। संक्षेप में अगर हम बात करें, राजनीतिक अर्थव्यवस्था यह समझने का प्रयास करती है कि कौन क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। यह तय करने में सत्ता और पैसे की भूमिका क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्लियर हो जाना चाहिए। ये ज़रूर आ सकता है, और आजकल जो करंट अफेयर की तरह भी हम अगर देखें तो भी यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमें वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर हम इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा और हम आसानी से लिख सकते हैं, और अगर उदाहरण भी देना चाहे तो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रवासन। माइग्रेशन का मतलब है लोगों, जानवरों या पौधों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, और यह किसी बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा या प्राकृतिक आपदा और संघर्ष से बचने जैसे कई कारणों से हो सकता है, जिसमें देश के अंदर आंतरिक और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के आवागमन शामिल है। प्रवासन के मुख्य पहलू हम पढ़ते हैं। प्रवासन आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे जो लोग किसी काम के सिलसिले में या अपनी आजीविका के लिए मतलब बाहर जाते हैं, एक जगह से अपने गांव को या अपने नगर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो हम उसे प्रवासन कहते हैं। और जानवरों का इसलिए कहा है क्योंकि मान लो जैसे पहले गडरिये वगैरह अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वो भी प्रवासन ही कहलाता है। वो उन्हें लेकर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह जाते हैं, तो इसे भी हम प्रवासन का एक ज़रूरी उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं। तो प्रवासन के मुख्य पहलू में मानव प्रवासन, लोग बेहतर आर्थिक अवसरों, परिवार के लिए, शिक्षा के लिए या युद्ध, हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
अब इसमें आप देख लीजिए कोई जॉब करने के लिए घर से बाहर गया है, कोई पढ़ाई करने के लिए गया है। हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो भी अपने घरों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे बाढ़ वगैरह भी इतनी आई, हिमाचल की हम अगर बात करें, कितनी बाढ़ वगैरह आई, वहां से लोगों को बाहर जाना पड़ा, अपने घरों को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो ये मानव प्रवासन का एक प्रमुख पहलू है। उसके बाद है आंतरिक प्रवासन, जब लोग अपने ही देश के एक राज्य या क्षेत्र से दूसरे राज्य या क्षेत्र में जाते हैं, जैसे गांवों से शहरों की ओर। तो वो हो गया आंतरिक प्रवासन, क्योंकि वो अपने ही देश में है, अपने ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं या एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो वो आंतरिक प्रवासन का एक हिस्सा है। और बाह्य प्रवासन की यदि हम बात करें, तो जब लोग एक देश की भौगोलिक सीमाओं को पार करके दूसरे देश में जाते हैं, तो उसे आप्रवासन या उत्प्रवास भी कहा जाता है। बाहर मीन्स जैसे हमारे देश भारत से कई लोग जाकर दुबई में रहते हैं, कई इंग्लैंड में रहते हैं, कई कनाडा में रहते हैं, तो वो एक आप्रवासन हम कहलाएगा, जो कि एक्सटर्नल माइग्रेशन हो गया। क्योंकि जब लोग एक देश की भौगोलिक सीमाओं को जिन्होंने पार कर लिया है और वो दूसरे देश में जा रहे हैं, तो ये आप्रवासन की स्थिति कहलाती है। और जब लोग अपने शहर, अपने राज्य ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो आंतरिक प्रवासन कहलाता है। प्रवासन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि काम के सिलसिले में या मजबूरी में भी जाना पड़ सकता है। जब कोई अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाता है काम के सिलसिले में, पैसा कमाने, शिक्षा ग्रहण करने या किसी भी विषय में, तो वो प्रवासन कहलाता है। तो ये हो गए आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आएगा। बाकी भी अगर आपको कोई ज़रूरी टॉपिक आपको बुक में लगे, तो वो आप पढ़ के जा सकते हैं। मैंने पढ़ा था एक दो जगह मलिन झुंगियों के बारे में, शायद वो भी भारत में मलिन बस्तियाँ क्या होती है, वो भी मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्या होती है, क्योंकि शायद ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शहरीकरण तथा भारत में मलिन बस्तियों का विस्तार। मलिन बस्तियों का अस्तित्व पूरी दुनिया में होता है। भारत में मलिन बस्तियां क्या है? मलिन बस्तियां गैर कानूनी नगरीय आवास होते हैं जो सार्वजनिक भूमि पर बसाए जाते हैं और धीरे धीरे फैलते हुए नगर को चारों ओर से घेर लेते हैं। मलिन बस्तियों का विस्तार महानगरों में आम बात है, परंतु धीरे धीरे वे महानगरों से छोटे शहरों और कस्बों की ओर उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। भारत के ढंग से बसाए गए नगरों में से एक है चंडीगढ़, जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। मतलब चंडीगढ़ जो है एक अब जो अव्यवस्थित हो गया है। इसमें क्या है, चंडीगढ़ के चारों ओर मलिन बस्तियों का जमावड़ा हो गया है। मलिन बस्तियों के हालात रहने योग्य नहीं होते, क्योंकि इन बस्तियों में पानी की कमी, बिजली की कमी, सफाई आदि नागरिक सुविधाओं का अभाव रहता है। तो ये है मलिन बस्तियों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, समझ जाइए मलिन बस्तियां क्या है। तो इसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का भी आता है, तो आप अपनी समझ से लिखिए, थोड़ा बहुत बना दीजिए क्वेश्चन को, और बाकी तो मैंने आपको सारा क्लियर कर ही दिया है। आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई टॉपिक है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसके बारे में भी उनको क्लियर करवा दूंगी। अभी टाइम थोड़ा कम है, इसलिए जितना हो सकता है बस उतना ही हम करेंगे।